नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज की कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और ये उफ कोलकाता का तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है वो कौन थी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता के बाहरी आवरण को छूते कोल घाट में स्थित 12 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी परंपरागत और व्यावसायिक दोनों तरह के पाठ्यक्रम इस हरे भरे आवासीय विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। पहले साल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। दूसरे साल यानी तीसरे सेमेस्टर के लिए लड़के हॉस्टल लौटना शुरू कर चुके थे। कॉलेज के दिनों में सेमेस्टर ब्रेक के बाद कॉलेज लौटने की व्यग्रता पहली डेट पर जाने की व्यग्रता से भी ज्यादा होती है। लड़कों को हॉस्टल की स्वच्छंदता का स्वाद लग गया होता है और अब घर की बंदिशें काटने को दौड़ती हैं। सिद्धार्थ और चेतन को भी घर की बंदिशों से आजाद होकर फिर हॉस्टल लौटने की जल्दी थी। इसीलिए उन दोनों ने रात वाली ट्रेन ही ले ली जो उन्हें भोर के मुंह अंधेरे ही कोला घाट पहुंचा देती। ऐसी तीसरे दर्जों की बॉगी में सबसे अभागी सीट होती है सीट नंबर 7, जो सिद्धार्थ की सीट थी और चेतन को 15 नंबर सीट मिली थी। सिद्धार्थ अपनी तैयारी के साथ था और चेतन बस सिद्धार्थ के भरोसे। दोनों घर से खाना खाकर ही चले थे और अब रात के 11 बजे भी दोनों की आंखों से नींद गायब थी, जबकि बाकी सारे लोग चादर ओढ़े कब्र के मुर्दे की तरह लेटे हुए थे। बहुत बोर ट्रेन है यार, सिद्धार्थ ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। हाँ, नेट भी काम नहीं कर रहा है, ला पानी दे, चेतन ने कहा। अबे अपनी फैकल्टी वाली संजना भी तो इसी ट्रेन से आने वाली थी ना? पूछते हुए सिद्धार्थ की आंखें चमकी। हाँ, B3 सीट नंबर 48, साइड अपर बर्थ, ला पानी पिला। चेतन ने बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। सिद्धार्थ ने पानी की बोतल पीछे कर ली और औचके बोला, भाई तो पहले क्यों नहीं बताया? तेरे साथ वक्त बर्बाद कर रहा हूं। कहते हुए सिद्धार्थ कोच नंबर B3 की ओर बढ़ने को हुआ। मत जा, कोई फायदा नहीं है, चेतन ने बुझे लहजे में कहा। क्यों क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि B3 सीट नंबर 47 साइड लोअर पर उसका बाप है और बाप को इंसोमिनिया है। पानी दे यार। अंतिम बात बोलते बोलते चेतन खिंच सा गया था। अरे यार, ये कोई उम्र है बाप के साथ घूमने की? सिद्धार्थ का मन खिन्न हो गया। शरीफ लड़की है यार, कहते हुए चेतन ने सिद्धार्थ के हाथों से पानी की बोतल छीन ली। हाँ, देखी है शराफत, 2 पैग में योर प्लेस और माइन प्लेस पूछने लगती है। सिद्धार्थ के कहते चेतन ने पानी की बोतल में मुंह लगा दिया और 2 घूंट के साथ ही तीसरी घूंट फचाक की आवाज के साथ सिद्धार्थ की टी शर्ट पर ही उगल दिया और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, भैंचो, ये करेले का जूस क्यों पी रहा है बे? करेले का जूस नहीं है, सिद्धार्थ ने टी शर्ट साफ करते हुए कहा। तो चेतन के चेहरे से कड़वाहट के भाव अभी नहीं गए थे। दारू है, सिद्धार्थ ने बोतल लेते हुए इत्मीनान से कहा। दारू? ये दारू है? तू ट्रेन में दारू पी रहा है? चौंकने के कारण चेतन की आवाज ऊंची हो गई। हाँ, तो अब तू थाली बजा बजा कर पूरी बॉगी को बताएगा क्या? तुझे पुलिस का भी डर नहीं? चेतन ने हथेलियों की उंगलियां सवालियां लहजों में घुमाते हुए पूछा। उन्हीं से तो मंगवाई है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। और तूने मुझे दारू पिला दी? चेतन की सूरत रोनी सी हो गई। फालतू बात मत कर, मैंने नहीं पिलाई, तूने खुद लूट के ली है। पापा ने अपना सिर पर हाथ रखकर कसम दी थी कि शराब कभी मत पीना। अब उनसे क्या कहूंगा? चेतन ने ट्रेन में वॉश बेसिन के ठीक उल्टी वाली दीवार पर पीठ टिकाते हुए उदासी से कहा। कह देना कि रैगिंग में जान बचाने के लिए एक दफे पीनी पड़ी बस, सिद्धार्थ ने घूंट लगाते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर चेतन का चेहरा चमक गया। हाँ, ये ठीक कही तूने, जीनियस आदमी तो तू है। ला, फिर और पिला दे, प्यासा मरने से तो अच्छा है कि पी के मर जाएं। कहते हुए चेतन ने और 5-6 घूंट लगा ली। 5-6 घूंट के बाद चेतन बात करने की स्थिति में भी नहीं रहा। वह तो यूं भी पापा की कसम टूट जाने का सोचकर दुखी था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह थके कदमों से चलकर बिना कोई हंगामा किए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया।
नींद बहरहाल सिद्धार्थ की आंखों से कोसों दूर थी। उसके 7 नंबर के सीट के कारण उसे यह भी मालूम था कि देर रात तक आते जाते लोग दरवाजा खोल खोल कर उसे सोने नहीं देंगे। इसीलिए वह सोने जाने की बजाय ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ को हल्का नशा सा हुआ और उसे ताजी हवा की जरूरत हुई। वह आगे बढ़ा और ट्रेन के दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजा 1-2 झटके के बाद खुल गया। बाहर से एक धूल भरी सर्द हवा भीतर प्रवेश कर गई, एक तेज सिहरन भर देने वाली बर्फीली हवा। सिद्धार्थ के नशे को हवा लगी। उसे अच्छा भी लगा और अजीब भी। गर्मी इतनी ज्यादा होने के कारण ही उसने एसी में टिकट कराया था, क्योंकि बाहर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर ऐसे मौसम में ऐसी बर्फीली सर्द हवा कहाँ से आई? खैर, जहां से भी आई हो उसे अच्छी लगी। उसने बाहर झांक कर देखा, ट्रेन के पहिए धूल उड़ाते हुए भागे जा रहे थे। पहियों से उड़ती धूल ने बाहर की फिजा मटमैली कर दी थी। रात काला लबादा ओढ़े चारों ओर फैल ही चुकी थी। हजारों सितारे वहशी लकड़बग्घों की चमकती आंखों की तरह ताक रहे थे, जिस कारण ऐसा लगता था कि आसपास आदिवासियों का बसेरा है। इतनी उदासी जैसे नोहे पड़े जा रहे हों। पेड़ पौधों की ऐसी झूम जैसे वह कभी किसी बात का मातम मना रहे हों। और इसी भूरे उदास झूल के गुबार के बीच कुछ खौफनाक हुआ। नसों को जमा देने वाला पानी की बोतल में भरी शराब खत्म हो चुकी थी। धूल भरी आंधी से बंद हो गए दरवाजे को दोबारा खोलकर सिद्धार्थ को अपनी खाली बोतल बाहर फेंकनी थी। दरवाजा खोलकर सिद्धार्थ अभी प्लास्टिक की बोतल दरवाजे से बाहर फेंकने को ही दरवाजे पर झुका ही था कि धूल भरी खामोशी के बीच ही एक सफेद सायानुमा औरत लहराते हुए ट्रेन के दरवाजे पर खड़े सिद्धार्थ के चेहरे के ठीक पास चीखी। हौलनाक तरीके से चीखी। धड़कनों को रोक देने वाली है एक लंबी शदीद चीख थी। इतनी तेज, इतनी तड़पती हुई कि ट्रेन की गिर्द गूंजती चली गई। एसी कंपार्टमेंट के दरवाजे अगर बंद ना होते तो भीतर सोए लोग भी यह सुन पाते। चीख जैसे कि कोई असंतुष्ट आत्मा दरिंदों से बचकर भाग रही हो। चीख जैसे कोई जान की अमान के लिए पुकार लगा रहा हो। बिल्कुल वैसे ही डरी हुई, उतनी ही घुटी हुई चीख। पलछिन से भी कम समय में सफेद पैरहन में लिपटी वह औरत चीखी और ट्रेन की रफ्तार से हारती हुई, पीछे जाती हुई धुआं हुई, अदृश्य हुई या मर गई, यह सिद्धार्थ नहीं देख पाया। वह तो वहशत के मारे ट्रेन की फर्श पर ही पीछे की ओर गिर गया था। सिद्धार्थ को बस यह ध्यान रहा कि अभी अभी उसने एक चीख सुनी है, एक औरतनुमा साये की चीख। उसे जो याद आया वह यह था कि उसे दरवाजे के खुलते ही एक सफ़ेद साया अजीब सी चीख के साथ दरवाजे पर दिखा और फिर ट्रेन की गति के कारण पीछे की ओर गायब हो गया। उसके बाद की बात याद करने के लिए सिद्धार्थ के पास कुछ नहीं था। डर और हादस के मारे सिद्धार्थ लगभग 2 मिनट तक यूं ही पड़ा रहा। फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह वॉश बेसिन के सामने गिर पड़ा है और अगर कोई बाथरूम के लिए आ गया तो उसे बेवड़ा ही समझ लेगा। यही सोचकर वह अपने बेजान और कांप रहे घुटनों पर हाथ रखते हुए उठा। जब उसने अपने होश पर काबू पाया तो उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा नशा हो जाने और अचानक हवा लगने से उसके नशे में और इजाफा हुआ है और उसी नशे की वजह से उसे ऐसी बातों का भ्रम हुआ। उसे खुद पर ही हंसी आई। फिर भी उसकी धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने सीट पर आकर आराम करने में ही अपनी भलाई समझी। नींद सिद्धार्थ की आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिमाग उसके शरीर को यह विश्वास दिला चुका था कि ट्रेन के लगातार हिलते रहने के कारण उसे नशा लग गया है, मगर उसके दिल से वह साया नहीं जा रहा था। कारण यह भी था कि वह उसके इतने पास से गुजरा था कि सिद्धार्थ ने उसे साफ साफ महसूस किया था। उसके बेतरतीब कपड़े, उसकी पुरखतर आंखें सब सिद्धार्थ के आगे से गुजरे थे और तो और उसके उड़ते हुए बाल तो सिद्धार्थ की नाक को
छूते गए थे। ऐसी चीख का भ्रम कैसे हो सकता है जो बिल्कुल कानों से गुजरी हो? उसका दिमाग खुद से ही सवाल जवाब करता जा रहा था। फिर अचानक उसे लगा कि वह जितना सोचेगा उतना ही उलझता जाएगा, इसीलिए बेहतर यही है कि सोने की कोशिश की जाए। जब उसे लगा कि उसी के ख्याल उसे उलझाकर रख देंगे तो उसने करवट बदल ली। थोड़ी ही देर में ट्रेन के हिचकोले में अब की उसकी आंख लग गई। नींद और नशे के बीच सिद्धार्थ को यह पता भी नहीं चला कि गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे चलकर एक बियाबान और वीरान स्टेशन पर रुक गई, और जो दरवाजा सिद्धार्थ नशे के खुमार में खुला छोड़ाया था, उसी दरवाजे से एक सफेद पहरन में ढकी काया दबे पांव बोगी में घुस आई। ऐसी बोगी का वह तीसरा दर्जा लोगों के सफेद चादर ओढ़कर सोए रहने से किसी मुर्दा घर का आभास दे रहा था। डिब्बे में अभी भी अंधेरा ही था और इधर उधर से छनकर आती हुई रोशनी की किरचें भी साये की परछाइयां ही बना रही थी। पांव दबाकर घुस आए उस साये के आने की आहट ट्रेन की फर्श तक को ना हुई। आमतौर पर बाहर से आए लोगों को अंधेरे में देखने में परेशानी होती है, मगर उसे ऐसी किसी परेशानी की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने अपनी अम्बरीन आंखों से ही पहली बोगी की सारी सीट देखी और फिर उसकी आंखें आकर 7वीं सीट पर ठहर गई। 7वीं सीट यानी सिद्धार्थ की सीट। 7वीं सीट पर उसे सिद्धार्थ के पांव के पास थोड़ी सी जगह दिखी। उसका काम हो गया था। लगभग आधे घंटे बाद सिद्धार्थ ने जब करवट ली तो उसका पांव फैला। उसे आभास हुआ कि उसका किसी दूसरे के पांव से टकराया है और किसी ने अपने पांव जल्दीबाजी में समेट लिए हैं। उसे यह भी आभास हुआ कि सीट पर सिर्फ उसका ही वजन नहीं है। उसे लगा कि उसे सोया जानकर कोई बैठ गया है। अनमने ही सिद्धार्थ ने डांटने को कंबल से चेहरा निकाला तो अपनी पांव की ओर देखकर उसका हलक सूख गया। उसने देखा कि उसकी सीट की दूसरी तरफ एक लड़की अपने घुटनों के बीच सिर दिए बैठी हुई है और उसके बिखरे हुए बाल लड़की के घुटनों के दोनों ओर लहरा रहे हैं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और सीट की दूसरी ओर सिकुड़ गया। दरअसल वह चिल्ला भी देता अगर उसके हलक में जान होती, मगर वो तो पहले ही सूख चुकी थी। उसके ऐसे हड़बड़ाकर उठने से लड़की के शरीर में भी हलचल हुई, मगर वह अब भी कुछ नहीं बोली, यूं ही बैठी रही। बस हल्की सी जुम्बिश के बाद अपना चेहरा उठा दिया। कंपार्टमेंट के उस अंधेरे में भी उसके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ ठगा सा रह गया। लड़की की अम्बरीन आंखों पर सिद्धार्थ ने सबसे पहले गौर किया। उसके खुलते बंद होते होंठ कुछ कहते कहते बंद होकर रह गए। अचानक ही ट्रेन किसी रोशन जगह से होकर गुजरी और भागती स्ट्रीट लाइट की मेहरबानी से खिड़की के शीशे से छन कर आती रोशनी में सिद्धार्थ ने उसे देखा। पहली दफा देखा। लड़की हर जाविये से खूबसूरत थी। सो अब तक जो लड़की सिद्धार्थ को भूत पिशाच का फरेब दे रही थी, अब अचानक ही परी चेहरा लगने लगी।